नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धांत फिर उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक नई और डरावनी रोमांचक कहानी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। आज की हमारी कहानी का नाम है तांत्रिक। सुरेश और मैं एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक रोज हमें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। हमारी इससे पहले औपचारिक बातें ही हुआ करती थी, पर ट्रेनिंग पर हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। हमें कमरे में एक साथ ही रुकना था। साथ रहकर हम आपस में काफी घुल मिल गए थे। अक्सर रात को मुझ पर से चादर हट जाती तो सुरेश मुझे चादर उड़ा दिया करता था। मैंने उससे पूछा, क्यों जागते रहते हो रात भर? मेरी तो आदत है करवट बदल बदल कर सोने की, चादर तो टिकती ही नहीं। सुरेश ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो कुछ शांत नजर आने लगा। रात को सोते समय सुरेश ने जो मुझे बताया वो न केवल दिलचस्प था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मैंने ना तो कभी सुना था ना ही कभी महसूस किया था। ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बात केवल विश्वास की रह जाती है। सुरेश ने कहना शुरू किया, आप शायद यकीन ना करें, 2003 का साल था। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरी दिनचर्या बनी हुई थी। ऐसे में एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया हुआ था। पता चला मेरे छोटे भाई महेश की तबीयत खराब है। मैं तुरंत घर की ओर निकल पड़ा। वहां जाकर देखा परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। महेश जोरों से चीख रहा है, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं, पर मां ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। महेश चीखता और बेहोश हो जाता। महेश की चीखें अब भयानक होने लगी थी। कोई उसका सर दबा रहा था तो कोई उसकी छाती मल रहा था। नानी ने कहा, इसे पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही महेश जोरों से चीखा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई। उसे घसीट कर पूजा घर में लाना पड़ा। यहाँ वो और भी जोरों से चीखने लगा। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था, तो हमने उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उससे प्रश्न किया, बता कौन है तू? सुनकर महेश गुस्से में भर गया। उसका छर और साथ छाती अब भट्टी की तरह तपने लगे। उसे अब संभालना मुश्किल हो रहा था। नानी ने फिर कहा, बता कौन है तू? इस बार महेश ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उन दांतों को किटकिटाने की आवाज मेरे कानों में दर्द करने लगी थी। उसके बदन की सारी हड्डियां कड़क रही थी। आखिर में उसने अपनी जबान बाहर निकाली, जो काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो रहा था किसी इंसान की जबान खिंचकर इतनी लंबी हो सकती है। नानी ने फिर अपनी बात को दोहराया, बता कौन है तू, कहां से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहां से भी तू आया है वहीं लौट जा। बदले में जो कुछ भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। महेश ने अपना आपा खो दिया। वो उसी तरह कराहता, दांत पीसता, चीखता, चिल्लाता और बेहोश हो जाता। होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। मुझसे यह सब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया भी जलाया। रोते रोते भगवान से महेश के ठीक होने की प्रार्थना की और वापस महेश के पास आ गया। महेश के रोने चीखने से वहां अब जमघट लग चुका था। लोगों की भीड़ में भी महेश उसी तरह की हरकतें किए जा रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंखें लाल सुर्ख हो गई। यह वो महेश नहीं था जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएंगी।
पास जाने पर वो हर किसी को काटने को दौड़ता, अपना मुंह नोचने लगता और फिर शांत हो गया और रोने लगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? महेश ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी जान ले लेगा। महेश कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। वो महेश नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी घूरने के बाद उसकी आंखें अपने कोटर में गोल गोल घूमने लगी। ऐसा नज़ारा जीवन में पहली बार ही देख रहा था, बल्कि मैं तो कहूँगा यह सब कुछ जीवन में पहली बार ही देख रहा था। वो चीखना, चिल्लाना, वो भयानक सी हंसी, वो दांत पीसना, किटकिटाना, दर्द में कराहना, हड्डियों का एक साथ कड़कना, सब कुछ एक मनहूसियत में बदल चुका था। फिर महेश ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी। उसकी सांस की दुर्गंध इतनी थी कि सब अपना मुंह ढककर घर से बाहर निकल गए और वो पागलों की तरह हंसा। वापस अंदर जाने पर महेश फिर सभी को घूरने लगा। हमने वापस उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर वो एक औरत की आवाज में बोला, मैं शाहडोल की हूं, मैं हूं तांत्रिका तंत्रा। इसने मुझे जगा दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और हंसने लगी। हमने कहा, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अपने पूरे रूप में आ गई और बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी, सिंगार का पूरा सामान लाकर दो तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। जल्दी करो, दफा हो जाओ, ये सामान लेकर ही आना, वरना इसे तो मैं चबा जाऊंगी। और हंसने लगी। हम सबके चेहरे पीले पड़ गए। माँ और मैं तेजी से बाजार की ओर निकले। रास्ते में माँ रोने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा माँ। माँ बोली, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला सुरेश, मैंने तुझे बताया नहीं। इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब महेश को क्या हुआ हम समझ ही नहीं पाए थे। महेश के साथियों ने हमें बताया, उस दिन महेश के ऑफिस में मीटिंग थी। सब आपस में हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक था कि अचानक महेश की तबीयत बिगड़ने लगी। महेश के सामने रखा गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते पीते ही महेश बेहोश हो गया। उसके साथी चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लिटाया। उस समय इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। उसके साथी उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसे ही सूचना मिली हम सभी वहां पहुंच गए। महेश कुछ देर बाद बिल्कुल ठीक हो गया। क्या हुआ उसे खुद भी कुछ मालूम नहीं था। उसे इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी हो। तुम ठीक कह रही हो माँ, उसके बाद भी कुछ हुआ जरूर था। क्या मतलब? माँ बोली, मतलब ये माँ, पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था उस रात मैं कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी और उससे तेज हवा कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आंखें खुली। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी मैं उसका चेहरा न देख पाया। उसके चेहरे पर कालिक के अलावा कुछ नहीं था। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक वो साया बादल की तरह तैरता मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर में मैंने अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो वो साया वहां नहीं था। इसे अपना वहम मानकर मैं भूल चुका था। पर अब महेश की हालत को देखकर लगता है कुछ तो जरूर हुआ है माँ। इसके बाद मैं मटकी लेने चला गया और माँ श्रृंगार के लिए सामान खरीदने लगी। मुझे दुकानें बंद मिली तो मैं सीधे कुम्हार के घर चला गया। वहां से लाल और काली दोनों मटकी ले आया। वापस आकर जो ही सामान हमने महेश के आगे रखा वो शांत हो गया। नानी उसे देखने गई और महेश के सामने जाकर खड़ी हो गई।
कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देखती रही तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे के भाव महेश जैसे हो गए थे। हम और भी घबरा गए। नानी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शाहडोल की हूं, मेरी हत्या कर दी गई है। मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहां गाड़ा गया वहां ये लड़का पेशाब करने आया था। मैं सोई हुई थी। इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रही हूं, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान नहीं करोगी? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया जिसकी सजा मैंने दे दी। अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में महेश भी सामान्य हो चुका था। हमने महेश को भी कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन और बीते। महेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। महेश और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की कि वहां कमरे से रोने की आवाजें आ रही है। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो वे आवाजें महेश के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाजा खोला। सामने महेश था, होटल की चादर में पूरा लिपटा और जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर उन लोगों के दिल दहल गए। कुछ लोग तो भाग खड़े हुए। बाकी लोगों ने महेश को पकड़ा तो वो चीख पड़ा और चिल्लाने लगा। लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। शांति भंग के आरोप में पुलिस महेश को ले गई। उसके साथियों ने उसे छुड़ाया। उसके बाद महेश का लगातार यही हाल रहा। किसी ने मांडल के जंगलों में एक तांत्रिक होने की बात हमें बताई। शायद वो महेश को ठीक कर सके। हमने उसे बुलाया। उस तांत्रिक ने भी आत्मा से बातें की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। अभी तक याद है मुझे वो किस तरह अपनी मांगे दोहराती थी। इन सब के साथ उसने शराब भी मांगी। रात के समय शराब कहीं भी नहीं मिली। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले की उन गलियों में गया जहां से मुझे गुजरना भी गवारा नहीं था। पर भाई की सलामती के लिए भी उन गलियों में गया जहां अक्सर लोग नशे में धुत पड़े रहते थे। शराब की दुर्गंध के कारण दिन में भी उस गली से कोई नहीं गुजरता था। वहां जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने कहा, क्या आज तू भी पिएगा? आजा आजा, बैठ यहाँ, आज तू बेटा सारे गम भूल जाएगा। मैं गम बुलाने नहीं आया हूं। मेरे भाई की तबीयत खराब है, उस पर ऊपरी साया है। तांत्रिक शराब से पूजा करेगा। यह सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसे लेकर मैं लौट आया। उसके बाद शराबियों से मेरी नफरत कम हो गई। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। महेश कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द में कराहता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियां देता, कभी मुझे घूरता, कभी तांत्रिक को घूरता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो एक दाना गेहूं को लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को महेश पर फेंक देता। उस दाने के शरीर पर पड़ते ही महेश पूरी तरह तड़पने लगता। उसके मुंह से जानवरों के जैसे गुर्राने की आवाजें निकल रही थी। वो जानवरों की तरह हरकतें करने लगा था। महेश की आवाज उसके गले में ही बंद कर रह गई थी। वो क्या बोल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक महेश ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सब ने उसका शरीर तोड़ दिया था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो गया था। फिर भी कहीं ना कहीं मेरा भाई उन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था। मुझे यकीन था इस बात का। कुछ दिन और बीतने पर दिवाली का त्योहार आ गया। धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। महेश कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस वही सब शुरू होने वाला है।
तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। महेश थोड़ा होश में आया और उस आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझसे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने भाई को इस तरह जिंदगी से हारते नहीं देखना चाहता था। महेश भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और महेश को बांध दिया। बाइक ली और एक दोस्त को साथ लेकर मैं उसी तांत्रिक को बुलाने निकला। मांडल के घनघोर गुप्त जंगल अंधेरा में पूरे तरीके से अंधेरा था। मैं तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था। उसे बाइक पर बैठाकर मैं और मेरे दोस्त उसे घर ले आए। तांत्रिक का खुद का शरीर बस में नहीं था। गिरता पड़ता वो महेश के पास पहुंचा। जैसे ही उसने महेश का हाथ पकड़ा, उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक महेश फिर ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू हो गया था। तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह तक चला जाता। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान हमारी रोज की जरूरत बन गई थी। ये सब चीजें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी। रोज रात घिरने पर घर में मनहूसियत सी छा जाती। घर के कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बची जहां महेश का इलाज नहीं करवाया। अंत में किसी ने कलकत्ता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहां जाकर महेश का इलाज कराया। यहां भी उसकी वही मांग जारी थी। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। पर पुजारी ने साथ साथ कुछ नींबू, लौंग और कफन भी मंगवा लिया। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लगी। पुजारी ने हर बार कुछ मंत्र पढ़ा और उसे नींबू में फूंक देता और उसमें लौंग चुभो देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेट कर एक मटकी में डाल देता। महेश को इससे बहुत दर्द होता और वो बेहोश हो जाता। होश में आकर महेश की फिर वही हरकतें चालू हो जाती थी। पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई, वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पुजारी बोला, बोल तू इससे फिर परेशान करेगी? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। पुजारी, क्यों परेशान कर रही है इस बच्चे को? पीछा छोड़ इस बच्चे का, वापस जा, लौट जा जहां से भी आई है तू। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और उस आत्मा तंत्रा को भी उसने कैद कर लिया। अंत में पुजारी ने वो मटकी हमें दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को इस मटके में कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना। हम उस मटकी को शमशान में गाड़ आए। ताज्जुब तो यह था, पूरा रास्ता जंगल होकर गुजरता था। रास्ते में नंगे पैरों पर एक भी कांटा नहीं चुभा। ऐसा लग रहा था जैसे रुई पर चलकर हम उस जगह तक पहुंचे थे। इसके बाद महेश ठीक हो गया, पर काफी कमजोर हो चला था। केवल खाने और दवाइयों के लिए ही बिस्तर से उठ पाता था। इस वाकये के बाद मेरा उन चीजों पर भी विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। 5 सालों तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी माली हालत खराब हो गई थी। सर पर कर्ज हो गया था। धीरे धीरे हम भाइयों ने वो कर्जा भी चुका दिया। हम कई और दिनों तक महेश की देखभाल में रात भर जागते थे। मैं उसके खाने के समय पर दवाइयों का ध्यान रखता था। रात में उठकर मैं देखता था महेश सो रहा है या नहीं। उसकी चादर ठीक कर देता था ताकि वो आराम से सो सके। आज भी मेरी यही आदत है। बस यही बात थी, ऐसा कहकर सुरेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अंत में मैंने सुरेश से कहा, बेशक यह कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों का आपसी प्यार बेमिसाल है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। मित्रों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।